अशिया को चौधरी शाहनवाज के हवाले कर दिया, जिन्होंने इसे फौरी तौर पर एक घर में मुंतकिल कर दिया। अशिया जो बड़े हालात का शिकार थी और ये मुझ चुकी थी कि अब न जाने किस किस के जूतों में पड़कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। चौधरी साहब के उस सहारे को बहुत गनीमत जाना। चौधरी साहब जिंदगी की रंगरलियों में वक्त गुजारते रहे थे और अब उम्र 40 साल से आगे बढ़ चुकी थी। खानदानी रिवायतों के मुताबिक उनकी शादी शाहीना बेगम से हुई थी। चौधराइन शाहीना भी एक छोटे मोटे जमींदार की बेटी थी। माँ बाप मर चुके थे, दो भाई थे जो अपने मामलात में मसरूफ रहते थे। बदकिस्मती थी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद कुदरत ने उन्हें औलाद नहीं दी थी। चौधरी साहब की बेइतनाई की तो आदी हो चुकी थी, लेकिन औलाद से महरूमी ने उन्हें बहुत ज्यादा दिलबर्दाश्त कर दिया था। पहले अच्छे खासे मजाज की मालिक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजाज बिगड़ता चला गया था। अक्सर चौधरी साहब से झगड़ा भी होता रहता था। शाहीना बेगम को मालूम था कि चौधरी साहब के मुशावर किया है। चौधरियों की आयश परिस्थितियों का उन्हें इल्म था। चनाचा परेशान रहती थी। चौधरी साहब जो कुछ कर रहे थे वो अपनी जगह था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि चौधरी साहब ने लौटकर बालाखिर इन्हीं के पास आता है। वो उस बात से मुतमईन थी कि चौधरी साहब को घर याद है, लेकिन रफीक जो उनका काबिल एतमाद मुलाजिम था और जहेज में उनके साथ आया था, उसके माँ बाप ने भी शाहीना के घर में नवकरी की थी। उसके बाद शाहीना के भाइयों ने इसे शाहीना के साथ ससुराल भेज दिया था। चौधरी शाहनवाज के लिए भला क्या मुश्किल था कि रफीक को जो तनख्वाह वहां से मिलती थी वो खुद दे देते थे। वह से मुलाजिम थे, एक ये भी सही, लेकिन सीह मानों में रफीक शाहीना बेगम का रफीक था। उनके हुक्म का गुलाम और उनके लिए सब कुछ करने पर आमादा। ज्यादातर वही चौधरी साहब की खोज रखता था और उनके मुशावर के बारे में शाहीना बेगम को बताता रहता था। एक दो बार उसने पेशकश भी की थी कि शाहीना बेगम चाहे तो वो चौधरी साहब पर जादू टोना कराए और उन्हें शाहीना बेगम का गुलाम बना दे। लेकिन शाहीना बेगम ने यही कहा था कि नहीं, रफीक उस तरह के मामलात में नुकसानात भी पहुंच जाते हैं। चौधरी साहब जो कुछ भी हैं, मेरे साहिबान हैं। मैं ऐसा कोई काम करके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रफीक खामोश हो गया था, लेकिन फिर रफीक ने ही उन्हें ये रूह फरसा खबर सुनाई थी। चौधरी साहब दूसरी शादी कर रहे हैं। शाहीना पर पहाड़ गिर पड़ा था। दूसरी शादी का तस्वर ही भयानक था। लरजती हुई आवाज में पूछा, किससे? कोई बीबी है? मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब ने लकड़मोड़ वाला बंगला उनके लिए खाली कराया है और वो वहां चली गई हैं। शाहीना बेगम पर बहुत बुरी गुजरी थी। फिर जब चौधरी शाहनवाज घर आए तो शाहीना बेगम के सुबर का पैमाना लबरेज हो गया। सुना है आप दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? मैं आपकी बीवी हूँ। ओ, और रहोगी। तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, और फिर ये तो चौधरियों का खेल है, जैसे मेरे बाप दादा खेलते आए हैं। मैं भी वही खेल खेल रहा हूँ। हमारे पास इतनी दौलत है कि तुम जैसी 10 बीवियों को पाल सकते हैं। आराम से रहो, और जो लोग तुम्हें उस तरह की कहानियां सुनाते हैं उनसे बचो। ऐसे ही लोग घर बगाड़ देते हैं। जिस तरह रह रही हो आराम से उस तरह रहती रहो। मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। शाहीना भड़क कर बोली। मर गए वो लोग? शाहीना पैदा होने से पहले ही मर गए, जो चौधरी शाहनवाज को कुछ करने से रोकने की कोशिश कर सकते थे। ऐसी बात मत करो जो तुम कर ना सको, क्या समझे? और फिर अगर तुम ऐसी बात करती हो तो मुझे बताओ, मेरे बाद मेरी जमीनों और जायदादों को कौन संभालेगा? तुम्हारे भाई, तुम्हारे यहाँ तो कोई औलाद भी नहीं हुई, बांझ हो तुम। मैंने आज तक ये बात जुबान से नहीं निकाली, लेकिन शाहीना, इंसान को खुद ख्याल करना चाहिए। इतना बोले जितना उसके लिए जायज हो। नाजायज बात करोगी तो वो सुनोगी जो कभी ना सुना होगा। शाहीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी औलाद से महरूमी खुद उसके लिए रोका सनम बनी हुई थी। रोने के सिवा क्या कर सकती थी? रफीक ही ने इसे अदला दी कि आखिरकार चौधरी साहब की शादी हो गई। बड़ी धूमधाम से हुई। शहर के एक शानदार होटल में वलीमा भी हो गया। नई बेगम का नाम अर्शिया है। कौन है, क्या है, उसका कोई सराग नहीं मिलता। शाहीना पहले तो खोलती रहती, फिर आग ने पानी की शक्ल अख्तियार कर ली और आंखों से बहने गई। थोड़ी सी तसल्ली जरूर हो गई थी दिल को, लेकिन सारा वजूद आतिश बन गया था और ये आग बचाए नहीं बत्ती थी। चौधरी साहब के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं रूनमा हुई थी। वो यहाँ भी आते थे और अर्शिया के पास भी रहते थे। उसके अलावा भी कभी जमीनों का जायजा भी ले लिया करते थे, और उस सिलसिले में उन्हें तवील अरसे तक गायब रहना होता था। रफीक वाकई एक आग था जो शाहीना बेगम को जलाता रहता था। उसने ये भी इतला दी थी कि लकड़मोड़ वाले बंगले में शादियाने बज रहे हैं, कि उनकी थोड़े ही अरसे के अंदर अंदर अर्शिया बेगम मां बनने वाली हैं। शाहीना पर खुशी के दौरे पड़ने लगे। चौधरी साहब ने खोल कर कह दिया था कि शाहीना चूंकि उन्हें उनकी दौलत और जायदाद का वारस नहीं दे सकी, उसलिए उन्होंने
दूसरी शादी की है, उसका मतलब है कि अर्शिया के यहाँ जो औलाद पैदा हो गई वो उन अजीम अलशान जमीनों और जायदादों की मालिक बनेगी। पहले ही क्या कम दुख था, अब उसमें शदीद तरीन इजाफा हो गया था। शाहीना का बस नहीं चलता था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। वैसे तो बहुत अरसे से चौधरी शाहनवाज के साथ थी। हर तरह के लोगों से चौधरी का ताल्लुक था। लेकिन रफीक से ज्यादा राजदार और कौन हो सकता था। यूं भी रफीक बाजार खुद बड़ी खतरनाक शख्सियत का मालिक था। पहले शाहीना के भाइयों के साथ रहता था और चौधरियों ने अपने कामों के लिए हमेशा गंडे पाले हुए होते हैं। रफीक के पास भी गंडों की पूरी फौज थी। शाहीना के भाइयों के पास से चला तो चौधरी शाहनवाज के भाइयों के पास ले गया। सलामदा सबसे थी। उसके अलावा भी उसके बहुत से मुशागिल थे। शाहीना को उसकी वजह से एक घर पुरतह से हासिल था। उसने रफीक को अपनी खलूत में तलब किया और कहा, सब कुछ सुन रहे हो रफीक, हम किस कदर बेबस होकर रह गए हैं उसका तुम्हें क्या अंदाजा है। शाहीना बीबी, मैं तो सिर्फ वो करता हूँ जिसका हुक्म आप मुझे देती हो। उसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी साहब ने अपनी दूसरी बीवी के लिए हर तरह के इंतजामात कर दिए हैं। लकड़ मोड़ वाले बंगले में महाफिल की पूरी फौज मौजूद है। शायद चौधरी साहब को भी उस बात का अंदाजा था कि अर्शिया बेगम को किस तरफ से कोई नुकसान पहुंच सकता है। उसलिए उन्होंने पूरा पूरा बंदोबस्त करके रखा है। तुम्हें मालूम है कि अर्शिया के यहाँ औलाद होने वाली है? हाँ मालूम है, पहली खबर तो मैंने ही दी थी आपको। उसका नतीजा जानते हो रफीक, शाहीना ने कहा। हाँ जी, आपके इख्तिदार का मुकम्मल खात्मा। पहले ही अर्शिया बेगम ने चौधरी साहब को मकड़ी की तरह अपने जाले में जकड़ रखा है। अब उनके यहाँ औलाद भी हो जाएगी तो फिर भला चौधरी साहब आपके काबू में कहाँ रह सकेंगे। सब कुछ उन्हें का हो जाएगा और आपको उनके टकरों पर पलना पड़ेगा। रफीक, क्या ये जायज होगा? बिल्कुल नहीं शाहीना बीबी, कौन मर्दूद ये कहता है। रफीक, तुम्हारे अलावा और मैं किसकी तरफ देखूं? रफीक की जिंदगी हाजिर है, जिस हद तक आप इजाजत देंगी करूंगा। आप मुझे बताएं, पूरे गुरु को लगा दो अर्शिया बेगम के पीछे, बम से अड़वा दो लकड़ मोड़ वाले बंगले को। आप हुक्म करें। बात करोगे वही बेवकूफी की। चौधरी शाहनवाज के बगैर मैं कोई भी चीज कैसे पसंद कर सकती हूँ। होना तो ये चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्शिया बेगम खत्म हो जाए और चौधरी का तस्वर भी उस तरफ न जाए। कोई ऐसा ही अमल करो। रफीक एकदम चौंक पड़ा। उसके मुंह से मध्यम लहजे में निकला, मल। शाहीना इसे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद रफीक बोला, आपने खुद ही मुझे रास्ता दिखाया है बेगम साहबा। क्या रास्ता? बेगम साहबा, आपने सुभान गिली का नाम तो सुना होगा। हाँ, कोई बस्ती है। उस बस्ती में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में मौलवी अदरीस अली रहते हैं। बड़ी धूम मची हुई है उनकी, एक पैसा किसी से नहीं लेते देते। लोगों की मुश्किलात में काम आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभान गिली चौधरी साहब का इलाका है। चौधरी साहब का बड़ा नाम है वहां भी। अरे तो फिर बेगम साहब जी, मौलवी अदरीस मस्जिद के हवजरे में रहते हैं, बाल बच्चेदार हैं। ये अलग बात है कि उन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी। जुमेरात का खाना तक वापस कर देते हैं। उनका कहना है रिज़्क़े हलालैन इबादत है। रफीक ने कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, लेकिन बेगम साहबा भी आप भी ये बात जानती हो कि रज़्क़ हलालैन इबादत है वाले नोट रशूद में भी चलते हैं। उन पर डका भी डाला जाता है। वो नाचने गाने वालियों के कदम भी चौमते हैं और वो उन नोटों पर रक्स करती हैं। उन्हें हर तरह अच्छे और बड़े काम में इस्तेमाल किया जाता है। से मंशियात भी खरीदी जाती हैं। बेगम साहबा, असल बात यह है कि उनकी सही शक्ल किसी को दिखाई जाए तो मौलवी साहब किया अच्छे अच्छे लोग काबू में आ जाते हैं उस रज़्क़ हलाल से। शाहीना पुर तफक्कुर निगाहों से इसे देखती रही, फिर बोली, तो फिर बस जी, चुकर लगाते हैं मौलवी साहब के पास, जो खर्च होगा वो देखेंगे। खर्च की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरबों रुपए की जायदाद दूसरों के कब्जे में जा रही है। इसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए काम हो गया, जैसे भी बन पड़ा मैं ये काम करूंगा। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और पर एतमाद नहीं है रफीक, आप बेफिक्र रहीं। बाप दादा से आपके खानदान का नमक रगों में मुंतकिल होता चला आया है। हम भी उस नमक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रफीक ने जवाब दिया। शाहीना सोच में डूब गई थी। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आने वाले वाकयात को सोच सोच कर जहन में आग लगने लगती थी। सब कुछ बन जाएगा। जाहिर है अर्शिया के यहाँ जो औलाद होगी वो सो फैसद चौधरी शाहनवाज की औलाद ही कहलाएगी और तमाम वैसे उसके नाम मुंतकिल हो जाएंगे। उसने गराई हुई आवाज में कहा, हमें हर पहलू को निगाह में रखना होगा रफीक। अगर मौलवी अदरीस से काम न चला तो फिर तुम्हें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो किराए के कातल होते हैं और रकम लेकर सारे काम कर दिया करते हैं। मैंने आपसे कहा ना बेगम साहबा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। रफीक जिंदा है और उसके हाथों की लंबाई बहुत काफी है। बस आपका सहारा चाहिए। मेरा सहारा तुम्हें हर तरह हासिल है रफीक। मौलवी अदरीस से बात कर लो। देखो वो तैयार भी होते हैं या नहीं।
आप बिल्कुल फिक्र न करें, बेगम साहबा की सीधी उंगलियों से न निकला तो उंगलियां टेढ़ी कर लूंगा, बल्कि अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, वो भी एक तरह से किराए के कातिल ही हैं। मेरे लिए हर तरह से काम करने पर आमादा हो जाएंगे, बस जरा सा मुंह भरना पड़ेगा उनका। मैंने कहा ना उसकी तुम फिक्र मत करो, क्या कहोगे मौलवी अदरीस से? सारी सूरत हाल उन्हें बता दूंगा। नहीं ऐसा मत करना, शाहीना ने कहा। रफीक चौंक कर उन्हें देखने लगा। मैं समझा नहीं बेगम साहबा। मौलवी अदरीस को किसी बहाने यहाँ ले आओ, मैं खुद उनसे बात करूंगी। हमें अपने दिल की बात उस तरह किसी से नहीं कह देनी चाहिए, और फिर तुम जानते हो कि सुभान गुली चौधरी साहब ही की मलकीत है और वहाँ के रहने वाले उनकी रियत की हैसियत रखते हैं। ठीक कहती हैं जी, मौलवी साहब को यहाँ ले आएंगे और जरा तरीके से बात करेंगे। मुनासिब, शाहीना ने किसी कदर मतमाइन लहजे में कहा। कोई भी शे कभी किसी की मलकीत नहीं होती। थोड़े से माली या फिर खुद साख्ता खानदानी हालात किसी भी शख्सियत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं पैदा कर सकते। हाँ, अदाकारी की जाए तो बात दूसरी होती है। शहबाज एक गोरकन का बेटा था और इकबाल एक ऐसे बड़े आदमी का बेटा जो बेहतरीन किस्म का कारोबारी था और ज्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था, जबकि बेगम साहबा ने अपने बेटे के एला मुस्तकबिल के लिए अकलौती औलाद होने के बावजूद दूसरे शहर भेज दिया था। लेकिन उनके दिल में अपनी तन्हाई का शदीद एहसास रहता था। शहबाज बचपन ही से उनकी निगाहों के सामने रहा था, लेकिन बुनियाद वही थी, यानी अपना बेटा, जिसे वो हर हाल में खुश देखना चाहती थी। दौलत की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी बहुत रकम अगर एक गोरकनजादे पर इसे बेहतर इंसान बनाने की मद में खर्च हो जाए तो उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। अलबत्ता शहर में शहबाज और इकबाल शाह दोनों ही मकबूल थे। हाउस जॉब कर रहे थे, लेकिन सीनियर डॉक्टरों का ख्याल था कि आने वाले वक्त में ये दोनों बेहतरीन डॉक्टर साबित होंगे। तमाम बड़े डॉक्टर उनसे खुश रहा करते थे। बेगम साहबा का बुलावा पहुंचा था। खानदान में किसी की शादी थी जिसमें उन्होंने इकबाल शाह के साथ जाना था। उन्होंने कहा था कि दोनों कुछ वक्त के लिए छठे लेकर आ जाएं। वो शादी में शरीक हो जाएंगे और शहबाज अपने माँ बाप के पास कुछ वक्त रह लेगा। इकबाल से ज्यादा शहबाज बेगम साहबा का हुक्म मानता था। छठे की दरख्वास्त दी गई, तैयारियां हुई और आखिरकार वो अपने शहर चल पड़े। बेगम साहबा बहुत ही हकीकत पसंद थीं। शुरू में ऐसा हवा कि जब इकबाल और शहबाज छुट्टियों पर आए तो दोनों सीधे बेगम साहबा के पास पहुंच गए। लेकिन दूसरी बार बेगम साहबा ने किसी कदर बुरा मानते हुए कहा, शहबाज एक फलसफा है मेरा। सारी दुनिया के इंसान अपने लिए जीते हैं, अपनी पसंद से जिंदगी गुजारते हैं। मैंने तुम्हारी तालीम के हसूल में मदद की है और तुम उसके लिए बेशक मेरे एहसानमंद हो। लेकिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, उनका एहसान बहुत बड़ा है तुम पर, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि मेरा इकबाल मुझसे पहले किसी और के घर जाए। यकीनन यही हक तुम्हारे माँ बाप का तुम पर है। आइंदा जब भी यहाँ आओ पहले अपने माँ बाप के पास जाना, उनका पूरा पूरा ख्याल करना, और जब आराम से उनसे फुर्सत मिले तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारे अपने पास न आने का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बेज़ाहिर कोई इतनी अहम बात नहीं थी। बचपन से कब्रिस्तान में जिंदगी गुजारी थी। उन कब्रों में सोने वाले बेशक चेहरों आशना नहीं थे, लेकिन एक रूहानी राबता था उनसे। यूं लगता था जैसे वो सब इसे जानते हों और वो भी उन सब को जानता हो। लेकिन न जाने क्यों उस वक्त उस माहौल में खौफ के एक एहसास ने उसके बदन में सिर्द लहरें दौड़ा दी थी। गालिबन यही शहरी जिंदगी की देन थी। अस्पताल में रहकर तरह तरह के केस, तरह तरह के वाकया दिल में आते रहते थे जो इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। वो सोचने लगा कि हो सकता है कुछ लोग जज्बाती होकर रात के उस पहर कब्रिस्तान आ गए हों। उसने रोशनी पर निगाहें जमा दी। रोशनी के साए में इसे कुछ इंसानी और जुदमतहर्क नजर आए, और उस वक्त वो फिर चल पड़ा जब एक तेज रोशनी ने उस कब्र का अहाता कर लिया। ये रोशनी न जाने कहां से आई थी, लेकिन शहबाज ने उन तीन चार अफराद को देख लिया जो रोशनी की जद में आते ही बुरी तरह उछले थे, और उसके बाद उन्होंने दौड़ें लगा दी थी। फिर वो अहाते की दीवार कूद कर भाग गए थे। शहबाज को एक बार फिर अपनी सोच में तब्दीली करना पड़ी। ये वो लोग नहीं थे जो किसी की याद में तड़पते हुए बेकरार होकर कब्र पर आ गए थे, बल्कि कोई और ही मसला था। एक लफ्ज उसके जहन में अभरा, कफन चोर। क्या वो कफन चोर थे? लेकिन उससे पहले कभी उस कब्रिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी नहीं गई थी। बेशक कफन चोरों का एक तस्वर था, लेकिन अल्लाह की रहमत ही थी कि उस कब्रिस्तान में कभी चर्सियों या निशा करने वालों को न पाया गया था। न कभी ऐसी और कोई वारदात हुई थी। उस तरह के वाकयात बेशक कई बार सुनने में आए थे, लेकिन यह कब्रिस्तान ऐसी किसी वारदात से महफूज रहा था। क्या ऐसे किसी काम का आगाज यहाँ भी हो गया है? सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसने हीरो बनने की कोशिश नहीं की। तन्हा था, पता नहीं क्या किस्सा है। उस वक्त उस जगह जाकर तहकीकात करना उसके बस की बात नहीं थी। फिर न जाने क्यों खौफ का एहसास इतना शदीद हुआ कि वो अंदर आ गया। अब अभी मौजूद नहीं है।
गुलाब खान मुकम्मल तौर से कब्रिस्तान का मुहाफ़िज़ था, एक एक कब्र पर निगाह रखता था, फ़र्ज़ भी पूरा करता था और अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम देता था। बहरहाल न जाने कब तक वो उस बारे में सोचता रहा और फिर नींद आ गई। सुबह जागा तो रात के वाक़यात याद आ गए। अगर वो ऐसे लोग थे जो अपने किसी करीबी अज़ीज़ की कब्र पर दीवार से कूद कर आ गए थे और फातिहा ख्वानी वगैरह कर रहे थे तो फिर उस तरह भागे क्यों? वो तेज रोशनी जवानतहाई सफ़ेद थी, किसी टार्च वगैरह की तो हो नहीं सकती क्योंकि टार्च इतने बड़े हिस्से का अहाता तो नहीं कर सकती। बहरहाल उसने हाथ मुंह वगैरह धोया और उसके बाद बहन से चाय मांगी। मनीज़ा ने इसे चाय दी और फिर उसने सर पर कपड़ा लपेटा और फावड़ा वगैरह लेकर बाहर चल पड़ा। मनीज़ा ने इसे देखा तो बोली, वाह डॉक्टर साहब वाह, तुम्हारे हाथों में तो चीर फाड़ के औजार होने चाहिए। वो जो कहते हैं ना किया होता है वो मवा जो पेट फाड़ कर किया जाता है। शहबाज हंस पड़ा, उसने कहा, देखा माँ, मेरी बहन मुझे कसाई कहने पर तुली हुई है, चीर फाड़ करने वाले तो कसाई होते हैं। बस उस बेचारी को क्या मालूम। माँ, वो क्या होता है जो किया जाता है, क्या कहते हैं इसे? ऑपरेशन, शहबाज बोला। हाँ वही, मनीज़ा बोली। ऑपरेशन मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं निस। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने जा रहा हूँ। अब आज सुबह उठने के बाद कब्रिस्तान का पूरा चुकर लगाते हैं। कोई कब्र खराब होती है या किसी की मिट्टी बैठी होती है तो अब इसे ठीक करते हैं। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। रिएक्टर बनने के बाद भी दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ रहना चाहिए, उस तरह रिएक्टर रिएक्टर रहता है, कसाई नहीं बन पाता। माँ, मेरे लिए हमेशा यही दुआ करना कि मैं डॉक्टर ही रहूं, शहबाज ने कहा, और फावड़ा कंधे पर रखकर बाहर निकल आया। और ये भी ऐसा ही बना लिया था यहाँ आकर जबकि वो एक खुशलबाज डॉक्टर तस्वर किया जाता था। कब्रों की देखभाल करता हुआ वो आगे बढ़ गया और फिर फासला तय करके रात वाली कब्र पर पहुंच गया लेकिन कब्र की हालत देखकर वो एकदम हटक गया था। कब्र बाकायदा खोदी गई थी और सलीबें निकाल कर एक तरफ डाल दी गई थी। मिट्टी दोनों तरफ हिली हुई थी। शहबाज एक बार फिर शदीद तजस्सुस का शिकार हो गया। रात को उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था, उस वक्त वो कुछ और ही शक अख्तियार कर गया था। उसने फावड़ा एक तरफ रखकर जल्दी से खोली हुई कब्र में निगाहें दौड़ाईं। देखना चाहता था कि अगर किसी ने कफन चराने की कोशिश की तो उसमें कामयाब हुआ या नहीं। जब कब्र में झांका तो इसे एक अजीब और गरीब मंजर नजर आया। लाश कब्र के अंदर मौजूद थी। कफन भी जिस्म पर था लेकिन चेहरा खोला हुआ था। लंबे लंबे से बाल बिखरे हुए थे। बेहद दिलकश चेहरा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरतनाक बात थी वो ये कि उसके पहलू में एक नौज़ायदा बच्ची नजर आ रही थी। बच्ची उसके पहलू में लेटी हुई थी और इंतहाई हैरतनाक मंजर यह था कि वो हाथ पांव मार रही थी। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। सारा खौफ जहन से निकल गया। फर्ज जाग उठा, कुदरत के काम कुदरत ही जाने। वो जिसे जिंदगी देना चाहे, दे के रहता है। भला उसके लिए क्या मुश्किल है? तवील अरसे तक मलबे तले दबे रहने वाले इंसानों को उसने जिंदगी से नवाजा। शदीद तरीन जल्जले से जो मुतासर हुए, उनमें से बहुत सौ ने जिंदगी पाई। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो सब कुछ भूल कर कब्र में उतर गया और फिर उसने किसी बात की परवाह किए बगैर नौज़ायदा बच्ची को कब्र से निकाल कर सीने में छिपा लिया। उसके बाद एक लम्हे के अंदर अंदर वो कब्र से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। हैरत ने इसे दीवाना कर दिया था। घर में दाखिल हुआ तो माँ और मनीज़ा इसे हैरत से देखने लगे। फिर उन्होंने उसके हाथों में दबी हुई शी को देखा और आगे बढ़ा आईं। उसने हाँकते हुए लहजे में कहा, माँ, तुम इसे संभालो, मैं अभी आता हूँ। उसने बच्ची को माँ की गोद में दिया और दौड़कर अंदर से स्टेथोस्कोप और एक आध चीज निकाली और उसके बाद बाहर नकुल किया। जेरा और मनीज़ा हैरत से उस बच्ची को देखती रहीं। जेरा ने कहा, इसे पानी गर्म कर, ये अभी पैदा हुई बच्ची लगती है। अरे मनीज़ा, कहाँ से मिल गई इसे? मैं पानी गर्म करती हूँ माँ। वो दोनों बच्ची की सिफाई सथराई में लग गए। शहबाज एक बार फिर कब्र के पास पहुंचकर कब्र में उतर गया। फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले जा चुके थे और अब रहीम के सिवा कब्रिस्तान में और कोई नहीं था। कब्र में जगह बेशक तंग थी लेकिन जिस तरह भी बन पड़ा, उसने आला लगाकर औरत के तनफुस का जायजा लिया। तमाम तर मुआयने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचा कि औरत में जिंदगी के कोई आसार नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर मर्दा है, लेकिन हैरान किन बात यह थी कि वो जिस्मानी तौर पर अभी बिल्कुल ठीक थी। जबकि उसकी तदफीन के बारे में कोई अंदाज नहीं था कि कब हुई। सारा जायजा लेने के बाद अब औरत में जिंदगी के आसार बिल्कुल नहीं हैं और किसी लाश को कब्र से निकालना कानूनी और अखलाकी तौर पर जुर्म है। उसने गहरी सांस लेकर रहीम की तरफ देखा जो उसके बिल्कुल बराबर खड़ा हुआ था। फिर उसने कहा, आओ कब्र बंद करें। रहीम खामोशी से उसके साथ कब्र बंद करवाने लगा और उसके बाद मिट्टी से पूरी कब्र दुरुस्त कर दी गई। क्या किस्सा है साहब जी? रहीम ने पूछा।
बस रहीम, किसी जानवर वगैरह ने ये कब्र खोल दी थी। जानवर ने सलीबे भी हटा दी ओ साहब जी। पता नहीं वो जानवर था या इंसान। वैसे रहीम तुम ये बताओ, मैं तो शहर में होता हूँ, कभी यहाँ से कोई लाश चोरी हुई है या कफन वगैरह चराया गया है? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। न कफन चराया गया है, न लाश। क्या लाशें भी चराई जाती हैं साहब जी? इंसान पता नहीं क्या कुछ करता है। जाओ तुम हाथ वगैरह धो लो। उसने रहीम को टाला। बच्ची के लिए उसके दिल में शदीद तजस्सुस था। वो बर्क रफ्तारी से घर की जानिब बढ़ गया। घर में भी खूब हंगामा आराई हो रही थी। मनीषा ने बच्ची को खूब साफ सुथरा कर लिया था। वो बेहद जाज़बी निगाह थी और मनीषा उस पर कुर्बान हुई जा रही थी। माँ ने उससे पूछा, कौन है ये शहबाज? तूने कुछ बताया नहीं उसके बारे में, कहाँ से ले आया इसे? शहबाज ने एक गहरी सांस ली और बहन से बोला, उस बच्ची को थोड़ा सा लटाओ और मुझे चाय बना कर दो। मनीषा ने बच्ची को माँ की गोद में दिया और उसके बाद चाय बनाने चली गई। जयराम मुसलसल तशवीश का शिकार थी। बता तो सही, गहरी गहरी सांसें ले रहा है। तेरे किसी मरीज की बेटी है ये, कब्रिस्तान में कहाँ से आ गई? माँ, ऐसी इन्होंने हुई है कि किसी को बताऊं तो वो मुझ पर खूब हंसेगा। बात क्या है, मुझे बता तो सही। शहबाज ने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तो मुझे एक बात बता अम्मा। फर्ज कर कि कोई लड़की या औरत माँ बनने वाली हो और उसका इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी मौत के बाद उसके यहाँ औलाद पैदा हो सकती है? जरा का मुंह हैरत से खल गया, फिर वो बोली, ले मुझे क्या मालूम, तो डॉक्टर है। तुझे इतनी सी बात पता नहीं है? माँ के साथ औलाद अभी मर जाती है कि उनके इसे सांस नहीं मिलती, मगर तो ये सवाल क्यों कर रहा है? मैं तुझे बताऊं माँ, ये बच्ची एक बंद कब्र में थी। कब्र थोड़ी सी खल गई थी। उसमें मुझे वो मुर्दा औरत नजर आई, मगर उसके पहलू में ये जिंदा बच्ची लेटी हुई थी। कब्र बंद थी पहले। तो और क्या अम्मा? मुझे तो ये नहीं मालूम कि अब्बा ने कब उस मेयत को दफनाया था। कैसी बेअक्ली की बातें कर रहा है। एक बंद कब्र में और कोई जिंदा बच जाए। वैसे अल्लाह मियाँ मुझसे दिखाता रहता है। वो जो चाहे कर सकता है, मगर मजाक कर रहा है तो मुझ। शहबाज, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही हवा है। बस तो ये समझ ले कि ये बच्ची मुझे एक कब्र से मिली है और वो अपनी माँ के पहलू में लेटी हुई थी। और माँ मर चुकी है। हाँ माँ, कितनी बार बताऊं, मैंने आले से पूरी तरह उस औरत को चेक किया है। और उस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी कि उसमें जिंदगी हो। ये तो बस मौला का करम है। पता नहीं क्या कैसा है। इतनी देर में मनीषा चाय लेकर आ गई थी। हाँ भाई, बताया तुमने अम्मा को कौन है ये बच्ची? जो कुछ ये बता रहा है मनीषा, तू सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। माँ ने मनीषा को तफसील बताई तो मनीषा शरारत भरी निगाहों से शहबाज को देखने लगी, फिर बोली, और अब तुम उनकी बात पर यकीन कर लोगी। ये तो उस तरह की शरारतें करते रहते हैं। किसी दोस्त वगैरह की बेटी होगी। अरे तू बिल्कुल पागल है। दोस्त के यहाँ बेटी पैदा हुई और उसने हमें उसकी सिफाई सथराई के लिए भेज दिया। माँ ने इसे तफसील बताई। मनीषा का मुंह भी हैरत से खल गया था। फिर उसने मोहब्बत भरी निगाहों से बच्ची को देखते हुए कहा, तब तो फिर यही कहा जाएगा कि ये अल्लाह ने हमें दी है। हाय कितनी प्यारी है। शहबाज, मैं ले लूं? मनीषा के अंदाज पर शहबाज हंस पड़ा, फिर बोला, ये तो ऐसे कह रही है अम्मा जैसे मैं बाजार से कोई चीज खरीद कर लाया हूं और ये मुझसे मांग रही है। बड़ी उलझन की बात है अम्मा। तो यकीन कर, मेडिकल साइंस उस बात की नफी करती है कि कब्र में कोई माँ बनने वाली औरत दफन हो जाए और उसके बाद कब्र में ही बच्ची को जन्म दे दे। कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, और मैंने भी अपनी मेडिकल की तालीम में कोई ऐसी बात कभी नहीं पढ़ी। सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने सीनियर्स को बताऊंगा तो वो भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक तजुर्बा होगा जिंदगी का। सीधी सादी औरतें भला उस बारे में क्या बहस करते। पूरा दिन गुजर गया। बच्ची खुश व खुर्रम थी। मनीषा ने कुछ चीजें शहबाज को लिखाई और वो बाजार चला गया। दूध के फेडर, दूध के टिबे, कपड़े, ये सारी चीज मैं लेकर वो वापस आ गया। शाम हो गई और फिर रात भी गुजर गई। बच्ची मनीषा के पास ही सोई थी। पर दूसरे दिन गैर मुतौक़े तौर पर गुलाब खान वापस आ गया। हालांकि वो 2-3 दिन के लिए क्या कर गया था, लेकिन न जाने क्यों उसकी वापसी हो गई। जिरा ने पूछा तो बोला, बस वो लोग किसी शादी में जा रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी वजह से उनका शादी का प्रोग्राम खराब ना हो। मिल आया उनसे, बस मिलना ही था। और फिर मेरा बेटा भी काफी दिन के बाद शहर से आया है। उसके साथ भी तो कुछ वक्त गुजारना था। गुलाब खान ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा। फिर बोला, तुम लोगों के चेहरे पर ऐसी कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या हो गया है? नहीं बा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप आराम से बैठो, बताऊंगा। उसका मतलब है कोई बात है? हाँ, बड़ी हैरत की बात है। क्यों, क्या हवा? वाह, वो जो नियम के दरख्त के पास एक कब्र बनी हुई है,
कितनी पुरानी है। ये नियम के दरख्त के पास तो बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। कौन से कब्र की बात कर रहा है? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कब्र। टीम किया हवा उस कब्र को, कोई बात तो बता। मैं रात को बाहर बैठा हुआ था, कोई 12 साढ़े 12 बज चुके थे। बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग उस कब्र के पास मौजूद हैं और वहां थोड़ी सी रोशनी हो रही है। मैं इंतजार करता रहा। फिर किसी तरफ से कब्र पर एक तेज रोशनी पड़ी और वो लोग दीवानी कूद कर भाग गए। तब मुझे हैरत हुई। रात को तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सुबह मैंने उस कब्र के पास जाकर देखा तो कब्र खली हुई थी, सरी हटी हुई थी। कब्र में एक कफनपोश औरत की लाश नजर आ रही थी जिसका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन जो हैरानी की बात थी वो यह थी कि उसके बराबर ही एक नौज़ायदा बच्ची लेटी हुई थी जो जिंदा थी। क्या बुक रहा है? जरा क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है? हम तो खुद हैरान हैं। फिर क्या हुआ? गुलाब खान ने पूछा। वाह, औरत तो मर्दा थी। मैंने उसका अच्छी तरह जायजा ले लिया मगर बच्ची जिंदा थी। मैं इसे निकाल लाया। कहाँ गई वो? अंदर मौजूद है। गुलाब खान का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, अब अंदर मौजूद है, तंदुरुस्त है। उसके लिए मनीषा ने चीजें मंगवा ली हैं और वो आराम से है। कौन सी खबर की बात कर रहा है? तो चल जरा मुझे दिखा। अब आराम से बैठो, कुछ चाय पानी पियो। पागल वाहे, तो इतना हैरान कर दिया है तो ने मुझे कि अब भला चाय पानी की गंजाइश है। चलो मेरे साथ। और शहबाज बाप को उस कब्र के पास ले गया। जवाब उसने मिट्टी डालकर बराबर कर दी थी। अरे बाप रे बाप, ये कब्र क्यों, कोई खास बात है? मगर ये कब की बात है? तूने कब उस बच्ची को निकाला? वह कल ही की बात है। उसको तो 7-8 दिन हो गए। ये कैसे हो सकता है कि 7-8 दिन एक बच्ची बंद कब्र मैं रही हूँ? मुझे तो ये इल्म नहीं था। बस जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो सच है। बच्ची घर में है। हाँ, बस ये हवा था कि उस रात भी बारिश हो रही थी और मैं घर के बाहर बैठा हवा कब्रिस्तान में सोते हुए लोगों को देख रहा था कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है कि दूर से एक जनाजा आधा हवा नजर आया। 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद तदफीन की इजाजत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई सुबह को मैं ले आना, मगर नहीं माने। उनमें से एक ने कहा कि मैं उस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ। दूसरे के बारे में उसने बताया कि ये मजिस्ट्रेट है। मैंने कहा कि भाई कानून तो आपने खुद ही बनाया है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मजबूरी है। हम रात भर मैयत को रख नहीं सकते। मजबूरन मुझे तदफीन करना पड़ी। पर रजिस्टर में उनका नाम पता तो लिखवाया होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल है। मुझे दिखाइए कौन लोग हैं, जरा थोड़ी सी मालूमात तो की जाए। तीसा किया है? बड़ी हैरत की बात है। वो लोग वापस आ गए। घर आकर गुलाब खान ने रजिस्टर निकाला और उसमें उन लोगों का लिखा हुआ पत्ता वगैरह तलाश करने लगा। उसने रजिस्टर में वो पत्ता तलाश करके इसे शहबाज के सामने पेश कर दिया और शहबाज ने उसका लिखा हुआ पत्ता पढ़ा। फिर बोला, अबा चलोगी जरा मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं चलूंगा। जरा मालूम करते हैं कि क्या किस्सा था। और उसके बाद गुलाब खान ने मुश्किल तमाम थोड़ा बहुत नाश्ता किया। शहबाज ने भी अपना लिबास तब्दील किया और फिर वो पत्ता तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। जिस महिला का पत्ता लिखवाया गया था, उसमें उस नाम के किसी फर्द का कोई निशान नहीं था। थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई, लेकिन उन लोगों ने असलियत नहीं बताई थी, बल्कि ऐसे ही गोरकन की हैसियत से तज़किरा कर दिया था कि यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। ये इंस्पेक्टर वो नहीं था जो उस रात को तदफीन के सिलसिले में उनके पास आया था। सारा नाम पता सब कुछ गलत था। दोनों नाकामा वापस ले गए। कुछ समझ नहीं आता क्या बात है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। गुलाब खान ने ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ लम्हों के लिए रफीक खुद भी मुतासर हो गया था। मौलवी अदरीस अली बहुत ही नरम हो और मोहब्बत से गुफ्तगू करने वाले आदमी थे। रफीक उनसे मिला। वहाँ चंद अफराद मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर थे और उनसे अपने मसाइल बयान कर रहे थे। अदरीस अली किसी पर दुम कर रहे थे, किसी को तजवीज़ दे रहे थे और किसी को तसलियां कि उसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। रफीक की बारी आई तो उसने दस्त बस्ता सर झुकाकर कहा, हुजूर वाला, मैं एक अहम सिलसिले में चौधरी शाहनवाज की हवेली से आया हूँ। अच्छा, चौधरी साहब कैसे हैं? वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। हुजूर वाला, कुछ ऐसी मुश्किलात पेश आ गई हैं कि आपको हवेली में बुलाया गया है। और अच्छा बुलाया गया है। अदरीस अली किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोले, फिर कहने लगे, कब चलना है? मोटर लेकर आया हूँ। बस हुजूर के हुक्म का इंतजार है। ठीक है, हम अभी कुछ देर के बाद तुम्हें बताते हैं, अदरीस अली ने कहा और अंदर हजरे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आकर बोले, असल में यहाँ के कुछ इंतजामात करना होते हैं, मगर ठीक है, हमें ज्यादा वक्त तो वहाँ नहीं रुकना होगा। नहीं हुजूर, मोटर हाजिर है। हिस्ती से हवेली तक का सफर बहुत ज्यादा नहीं है। सुबहान गिली का हमारी आबादी से फासला ही कितना है और फिर आपको वापस छोड़ दिया जाएगा। हम इंतजाम कर आए हैं।
चलिए हम तैयार हैं। अदरीस अली रफीक के साथ मोटर में बैठ गए और मोटर चल पड़ी। रास्ते में वो सिर्फ पढ़ते चले आए थे, उन्होंने मजीद कुछ नहीं पूछा था। अलबत्ता हवेली में रफीक उन्हें लेकर चौर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। एक लम्हे के लिए अदरीस अली ठटके थे, मगर अपनी नरम रवि के बावजूद उन्होंने रफीक से कोई सवाल नहीं किया था और खामोशी से अंदर दाखिल हो गए थे। रफीक उन्हें कई गुलाम गर्दशों से गुजारता हुआ आखिरकार एक बड़े कमरे में ले गया जो चौधराइन की खसूसी नशिस्तगाह थी। शाहीना बेगम ने बड़े खलूस के साथ अदरीस अली का इस्तकबाल किया था। तशरीफ रखिए बाबा साहब, आपके आने से मुझे दिली खुशी हुई है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। चौधरी साहब कहाँ हैं? अदरीस अली ने सवाल किया। वो उस वक्त बाहर गए हुए हैं, असल में मुझे आपसे काम था। अदरीस अली के चेहरे पर थोड़े से तरदीद के आसार नजर आए। उन्होंने निगाह हटा कर शाहीना बेगम को देखा और फिर नजरें झका लें। जी फरमाइए बाबा साहब, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि आप मेरे लिए जो कुछ करेंगे, उसके सिले में आपको इतना कुछ दूंगी कि आप अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा सुकून से काटेंगे। नहीं बीबी, अल्लाह के काम अल्लाह ही के पास रहने दो। रज़्क़ देने वाला वही है और इंसानी हाजात भी वही पूरी करता है। अगर इल्म नहीं है तो अपनी असलाह कर लो कि देने वाली ज़ात सिर्फ ज़ात बारी की है। हमारे काम दूसरे हैं। कभी किसी को कुछ देने का दावा मत करना क्योंकि दिलवाने वाला कोई और ही है। खैर अपना काम बताओ, क्या चाहती हो? सख्त मुश्किल में हूँ बाबा साहब, आपको मेरी मदद करना होगी। उस कमबख्त चुड़ैल ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया है। वो मेरे लिए आजाब जान है। मैं इसे सिफाही हिस्ती से मुटा देना चाहती हूँ। बार फिर अदरीस अली ने निगाहें उठाकर शाहीना को देखा, फिर कुछ बोले नहीं। अशिया बेगम है इसका नाम, मेरे शौहर ने उससे दूसरी शादी कर ली है। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन मेरे शौहर को औलाद की ज्यादा परवाह नहीं। अर्शिया से उन्होंने उस लिए शादी की क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है। उसने मेरे शौहर के दिल पर कब्जा जमा लिया और अब वो साहबे औलाद भी होने वाली है। उसके यहाँ पैदा होने वाली औलाद हमारी तमाम जायदादों की तनहा वारिस बनेगी। गोया मेरे हक़ों पर एक नहीं बहुत से डाके डाले जाने वाले हैं। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ। अव्वल तो एक औरत दूसरी औरत को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोम मेरी जो हक तलफी हो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरा ये काम करना ही होगा। हमें बताइए चौधराइन, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? अशिया को उस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उसके यहाँ औलाद नहीं पैदा होनी चाहिए। आप कोई ऐसा अमल कीजिए कि वो मेरे शौहर को छोड़कर पागल हो जाए और उसके यहाँ औलाद पैदा ना होने पाए या फिर वो जिंदगी से ही महरूम हो जाए। कोई ऐसा तजवीज़ दीजिए जिसे। एक मिनट बीबी, एक मिनट। आप अगर तजवीज़ की बात करती हैं तो जानती हैं तजवीज़ों में क्या होता है। अल्लाह का नाम और उसकी बरकत से इंसान फिला पाता है। कोई ऐसा तजवीज़ तो हो ही नहीं सकता जिसके जरिए इंसान को हिलाकत में डाला जाए, क्योंकि अल्लाह के कलाम में हिलाकत नहीं है, उसमें तो बरकत ही बरकत है। और फिर बीबी, ये काम हमारा नहीं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हराम है। आपने गलत हमें बुलाया। वो अहमक आदमी कहाँ है जिसने हमें धोखा देकर यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया? उसने हमें आपके नाम पर नहीं, चौधरी शाहनवाज के नाम से यहाँ बुलाया था और चौधरी शाहनवाज से हमारी बड़ी अच्छी याद अल्लाह है। क्या समझें आप उस अहमक को बुलाए। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब, मैं आपसे फिर ये बात कहती हूँ कि आप जितनी रकम चाहते हैं मैं आपको अदा करूंगी। आप मेरा ये काम कर दीजिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बीबी, हमसे अहमकाना बातें न करो। हम चौधरी साहब का बहुत एहतराम करते हैं और तुम्हारा भी। क्या अहमकाना काम लेना चाहती हो तुम हमसे? बेवकूफ हो, इजाजत दो। मौलवी अदरीस अली अपनी जगह से हट गए। शाहीना आगे बढ़कर उनके सामने आ गई। देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे। बीबी, हम तो अच्छा कर रहे हैं। आपको भी आखिरी बार समझा रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म पर कनाअत कीजिए। हमें एक बात का जवाब दीजिए, आप क्या चौधरी शाहनवाज ने आपको घर से निकालने की बात की है? नहीं, दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने आपको तकलीफ दी है? कोई तकलीफ उससे ज्यादा और क्या होगी कि मेरा शौहर दूसरी औरत के कब्जे में है। नहीं, मेरा मतलब है आपकी जरूरियात में कोई कमी रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास खुद बेपनाह दौलत है। मैं भी किसी गरे पड़े घर की नहीं हूँ। जब ये सब कुछ नहीं हवा है तो आप आराम से जिंदगी गुजारिए। बलावजह गलत रास्ते की जानिब सफर कर रही हैं। इजाजत दीजिए हमें। और उसके बाद अदरीस अली तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। शाहीना मुंह खोल कर रह गई थी। चंद लम्हों तक वो शदीद गवसे के आलम में वहीं खड़ी रही। उसके बाद उसने जोर जोर से आवाजें लगाएं। रफीक, रफीक। रफीक आसपास मौजूद नहीं था। एक मलाजमा दौड़ी हुई अंदर आ गई। जी बेगम साहब, रफीक कहाँ मर गया? पता नहीं बेगम जी, तलाश करके लाऊं? बुलाओ इसे बुलाओ। शाहीना बेगम ने कहा और पांव पटकती हुई एक मुसहरी पर आ बैठी।